तो हे मेडिकल के छात्रों छात्राओं, अभी हमने क्या देखा, हमने अभी बात करी कि भाई साहब टीएस का, जब हमने टीएस का एंथर का टीएस काटा तो हमने उसके अंदर क्या देखा, हमने उसके अंदर कुछ, ये डायग्राम दिख रहा तुम लोगों को, ठीक है, ये देखा, ये एंथर का टीएस है। उसके अंदर हमने एक माइक्रोस्कोप को देखा, एक माइक्रोस्पोर को देखने के बाद हमने उसके ऊपर की लेयर्स के बारे में बातें की, ठीक है भाई लोग। उसकी बात करने के बाद हमने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब स्टोमा, जब एंथर डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और यहाँ जो स्टोमा होते हैं वो फटने शुरू हो जाएंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, नमी की वजह से, इन पर टेंशन ज़्यादा लगेगी और ये फट जाएंगे, डेहिसिन हो जाएगा एंथर का, और अंदर से क्या निकलेंगे, पॉलन ग्रेन निकलेंगे। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, ठीक है मित्रों। तो चलो भैया, पॉलन ग्रेन देखो, पॉलन ग्रेन क्वेश्चन आएगा, पॉलन ग्रेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है भैया। कोई पूछे माइक्रोस्पोर किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे भैया ये भी मेल गैमेटोफाइट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर से बना है पॉलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही पॉलन ग्रेन, यही जो मेल गैमेट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है भैया। स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, अभी इसके संरचना के बारे में बात करेंगे। इसका डायमीटर देख लो 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब सुनो, इसमें 2 प्रोमिनेंट लेयर वॉल्ड होती हैं, ठीक है, 2 लेयर बनी, 2 लेयर होती हैं पॉलन ग्रेन के ऊपर उसकी सुरक्षा के लिए। अब कौन कौन सी वो लेयर हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो भैया कर लो डिटेल में बात, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है भैया, आ गई। चलो देखो भैया, ये पॉलन ग्रेन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ज़ोर शोर से नज़र आ रहा होगा। अब सुन लेना तुम लोग, अब ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर देख लेना 2 लेयर, एक लेयर क्या है, एक्साइन, और दूसरी लेयर क्या है, एंटाइन। देख लो ये ऊपर से ऐसा मोटा, ये जो है ये एक्साइन, और कहीं कहीं पे जहाँ पे एक्साइन नहीं है वो है एंटाइन। वास्तव में जहाँ पे एक्साइन नहीं है वहाँ पे पोर है, और उसको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। अब इसके अंदर आओ, इसके अंदर आपको वैक्यूल भी नजर आएगा, वैक्यूल भी होता है, और ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है इसके अंदर, और साइटोप्लाज्म में एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और एक सेल होती है जेनरेटिव सेल। सीबीएसई 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा इन सेल से, ठीक है, 2 सेल 3 सेल डी, और वो अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, पॉलन ग्रेन पे तो 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। चलो भैया डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्साइन की। बिल्कुल आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और ढंग से सुनते रहिए इस कहानी को। कहानी है ये एक, एक्साइन की बात करते हैं। देखो भैया, जो एक्साइन होता है ये हार्ड आउटर लेयर होती है, ये ब्रह्मांड के एक बहुत स्ट्रॉन्ग टफ केमिकल से बनी होती है, हार्ड केमिकल से बनी होती है, जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, आज तक दुनिया में जो खोजा गया है इससे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नहीं खोजा गया है। ये हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली के प्रभाव को ये उसको सहन कर सकता है। कोई भी दुनिया का एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एंजाइम काम तोड़ने का होता है, लेकिन इसको नहीं तोड़ नहीं सकता। क्या बात है, प्रकृति ने क्या 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 क्षमताएं दी हैं सुपरपोलन को, ठीक है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो उठ रहा होगा, सर बताइए बना किससे है, केमिकली ऑर्गेनिक मैटर तो है ये, लेकिन बना किससे है? तुम न सुनो, ये जो स्पोरोपोलिन है ये एक बायोपॉलीमर है, ठीक है, इनर्ट, जो किसी से क्रिया नहीं करता। इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं, फिनाइल एलिनिन से बना हुआ, इस अमीनो एसिड से, फिनोलिक्स के कंपाउंड, कैरोटिनॉइड्स, जैंथोपिल्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी से बना हुआ स्पोरोपोलिन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने, ये बताओ आप पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? क्योंकि भैया स्पोरोपोलिन है इसके अंदर, इसलिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक। आपको पृथ्वी में के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कभी पे कोई अर्थक्वेक आ गया, पेड़ दब गए, फ्रूट थे वो सड़ गए, उनके अंदर सीड था वो था, ठीक है, पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के अंदर आपने क्या देखा, पॉलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन की लेयर आज भी जिंदा है इतने सालों बाद भी, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स की तरह हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन से बने हैं। तो ये हो गई एक्साइन के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटाइन। तो इंटाइन होती लिविंग, लिविंग
इनर वॉल होती है, थिन होती है, और एक कंटिन्यूअस लेयर होती है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई। कोई आपसे कहे क्या एक्साइन कंटिन्यूअस है, कहाँ है कंटिन्यूअस, बीच में गैप तो दे रखे हैं, लेकिन जो इंटाइन है वो कंटिन्यूअस है। तो आप क्या कहेंगे, इंटाइन इज इनर वॉल थिन कंटिन्यूअस लेयर विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एक बात समझ में आई आप लोगों को? चलो भैया, ये तो बात हो गई एक्साइन इंटाइन की। अब बात करते हैं जर्म पोर की। ठीक है भैया, जर्म पोर, ठीक है, छिद्र, जर्म का छिद्र देखते हैं भैया। देखो, जो पोलन एक्साइन होता है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पोलन एक्साइन पे प्रोमिनेंट अपर्चर देखने को मिलते हैं। ऐसा देखो, ऊपर तरफ प्रोमिनेंट, ऊपर तरफ दिख रहा है, हल्का हल्का सा ऊपर तरफ नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये है प्रोमिनेंट अपर्चर, जिनको क्या कहते हैं, जर्मपोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। है तो ये पोलन एक्साइन का हिस्सा, लेकिन स्पोरोपोलिन यहाँ पे लुप्त है, एब्सेंट है। और मित्रों, यही वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब निकलना शुरू होगी, जहाँ से एंटाइन, यहाँ से ये बढ़ना शुरू होगा। इसके अंदर ही मेल गैमेट रहेंगे, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये कहानी आगे की है, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जर्मपोर क्या है, एक्साइन क्या है, एंटाइन क्या है, प्रकृति ने एक्साइन को स्पोरोपोलिन से क्यों बनाया, एंटाइन ऐसी क्यों बनी हुई है, इस सभी का उत्तर आप लोग देखने को मिलेगा। अरे भैया, एंटाइन भी अगर इतनी ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, कभी ना टूटने वाली मैटर से बनती, तो मित्रों पोलन ट्यूब कैसे निकल के आती बाहर? ठीक है, यहाँ जब प्रेशर बनेगा, जब ये भोजन इसको करना होगा, भोजन करना होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से ये फूलना स्टार्ट होगा। अगर मित्रों यहाँ पे हर जगह पे एक्साइन होती, तो ये कहाँ से फूलता है, ये स्वॉलन नहीं हो पाता, पोलन ट्यूब नहीं निकल पाती, क्योंकि अब एंटाइन लिविंग है, थिन है, डेलिकेट है, कंटिन्यूस लेयर है, सेलुलोज पैक्टिन से बनी है। यहाँ जैसे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से ये ऐसे एक ट्यूब बाहर निकाल लेगी। ठीक है, तो चलिए, छोटी सी बात, आगे पढ़ेंगे इस बात को, लेकिन इतना आपने जान लिया। अब हम आगे की बात पढ़ते हैं। चलो भैया, देखो, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, जहाँ स्टार लग रहा है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर दो सेल होती हैं। एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, पोलन ग्रेन मैच्योर होना स्टार्ट हो गए, ये था पोलन ग्रेन, ये हुआ मैच्योर, उसके अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल सबने अपना काम शुरू किया, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनना शुरू हुई, डिवीजन शुरू हुआ। जब प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन शुरू हुआ, तो एक बड़ी सेल बनी जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी सेल बनी जिसका नाम है जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल क्या है, प्रोटोप्लास्ट के माइटोसिस के बाद बिगर सेल बनी, बिगर साइज की, जिसके अंदर फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा था, इरेगुलर शेप था इसका। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट साइज की एक सेल बनी, स्मॉल साइज की, जो साइटोप्लाज्म में घूमती रहती थी, फ्लोट होती रहती, स्पिंडल शेप है इसका, हल्का सा ऐसा देखें तो स्पिंडल शेप है ये। इसके अंदर डांस साइटोप्लाज्म है और एक अपना खुद का एक न्यूक्लियस है। ये है जेनरेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा मुन्नाओ, नीट में भी और एग्जाम बोर्ड में भी, 3 सेल्ड, ठीक है, और 2 सेल्ड हमें कब कब किन किन एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, कितने कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्म में ज़्यादा हम 2 सेल्ड स्टेज मिलता है, 3 सेल्ड स्टेज मिलता है। ये क्या होते हैं अभी बात करते हैं। डायग्राम पूछा, लेबोरेट करिए डायग्राम को, 2 सेल डायग्राम को, ठीक है, वेजिटेटिव सेल को, जेनेटिव सेल को। तो अब पढ़ते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल स्टेज पे ये शेड हो जाते हैं, ये यहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस अब जो बचे हुए 40% स्पीसीज हैं एंजियोस्पर्म की, उसमें जेनरेटिव जो सेल, जो छोटी सेल है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और वो बनाता 2 मेल गैमेट। क्या बनाता, 2 मेल गैमेट बिफोर सेल ग्रेन, पोलन ग्रेन सेल। पोलन ग्रेन को शेड होने से पहले, गिरने से पहले, स्टिग्मा पे आने से पहले, पोलिनेशन पे आने से पहले क्या बनेंगे, 2 गैमेट बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 सेल्ड स्टेज। देखो, एक वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में माइटोसिस 2 मेल गैमेट, तो 2 और 1 3, ये 3 सेल स्टेज आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, 40% एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात पढ़ते हैं। ऐसे विज्ञान का नाम बताइए जहाँ पे पोलन ग्रेन की हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। चलो भैया, आपने 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, वेजिटेटिव सेल ये वो देख ली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो, अब 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी महाग्रंथ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको कर लेते हैं।
चलो भैया, क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी में, व्हाई डू यू थिंक एग्जाम शुड बी हार्ड? एग्जाम हार्ड क्यों होने का है? भैया ये हार्ड ना होगा तो पोलन ग्रेन कैसे प्रोटेक्ट रहेंगे? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन मिट्टी के अंदर या केमिकल रिएक्शंस का इसके साथ पाला पड़ेगा, एंजाइम्स का पाला पड़ेगा, तो इसको बचाना भी तो है। तो कैसे बचाएगा? ये एग्जाम बचाएगा क्योंकि हार्ड है। एक बात। दूसरा बात, देखो भैया, जब इसके अंदर फूड सिंथेसाइज होना स्टार्ट होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एग्जाइन एक्सेंट अगर एब्सेंट हुआ तो क्या होगा? अगर एग्जाइन एग्जाइन पूरा हुआ तो पोलन ट्यूब नहीं निकल पाएगी इसके हार्डनेस की वजह से। इसलिए कहीं कहीं पे जगह भी दी गई जिससे कि पोलन ट्यूब बाहर निकल पाए। जिन हिस्सों पर जहाँ से पोलन नहीं होगा, एग्जाइन के पार्ट पे जहाँ से पोलन नहीं हुआ, उन हिस्सों पे ज़्यादा दबाव लगेगा तो पोलन ट्यूब भी वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको हार्ड बनाने का है, इसलिए प्रकरण ने इसको हार्ड बनाया। एक बात। दूसरी बात कर लेते हैं, ये बताइए जर्म पूर्व का फंक्शन क्या है? मित्रों देखो, इंटाइन होती है लिविंग, पैक्टिन सेलुलोज से बनी होती है, ज़्यादातर समय ये नष्ट हो जाती है कई बार, इसलिए लिविंग है, क्यों? लिविंग कंटेंट है इसके अंदर। एग्जाइन यहाँ एब्सेंट होता है। अब सुनिएगा, जो ये एरिया होता है वहाँ पे पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब इमर्ज हो सकती है जर्मिनेशन के बाद, ठीक है? वहाँ पे जर्म ट्यूब निकल सकती है, पोलन ट्यूब निकल सकती है, जो कि पोलन ट्यूब बनेगी, मोल गेमेट को रिलीज करेगी फर्टिलाइजेशन के समय, इसमें ये हेल्प करेगी जर्म पोल, है कि नहीं? पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी भाई साहब, इसलिए जर्म पोल का ये फंक्शन है। आगे पढ़ लेते हैं, पोलन एलर्जी। लोगों को आजकल हम बहुत ज़्यादा शिकायतें देखे हैं, पोलन एलर्जी की बहुत सारी शिकायतें हैं। जैसे वो किसी नए कुछ फ्लावरिंग प्लांट के संपर्क में आते हैं, उनके शरीर में बहुत सारी स्किन पे पैचेस, रैसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर हे फीवर हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, राइनाइटिस हो जाता है उन 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 कुछ किसी किसी पर्सन के अंदर, पीपल के अंदर। तो ये सब क्यों है? ये पोलन एलर्जी है। और ये होती क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ के, वो बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं, सीवियर एलर्जी। वो कई बार ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, ब्रोंकियाई को एफ्लिक्ट कर सकते हैं, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखो, मैं अब हुआ क्या था, जब हम अच्छी मात्रा में गेहूँ उपजाते थे, तो एक नॉर्थ अमेरिका के देश है मैक्सिको, ठीक है? मैक्सिको, यूएसए से उसकी बाउंड्री टच है मैक्सिको की। तो मैक्सिको से हम वीट आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे गेहूं का। उस गेहूं के अंदर हमको एक पार्थिनियम ग्रास, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास उस गेहूं के अंदर मिल के आई। और मित्रों, आप कई बार आपको इस सड़कों के किनारे मिलेगी, इसमें छोटा छोटा वाइट वाइट फ्लावर आता है पार्थिनियम ग्रास में। दिखेंगे क्या? जब ये इसके जब फ्लावर डाइसिन होता है, एंथर डाइसिन, तो ये उड़ते हैं जब, तो इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलती है लोगों को। ये मोस्ट ट्रबलसम पोलन एलर्जन है, काफ़ी खतरनाक, ठीक है? तो पार्थिनियम ग्रास ये है पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन्स की वजह से कुछ स्पीशीज बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी कर देती हैं, ब्रोंकिया को अफेक्ट कर देती हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है, एलर्जी तो करती है, लेकिन आप अभी देखेंगे कि दुनिया में इसकी सिरप बनाई जाती है, पोलन की, पोलन सप्लीमेंट बनाए जाते हैं दुनिया भर में, ठीक है? नीचे पहले तुम एक डायग्राम्स को देख लो, हाईली न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। बी पोलन देखो भाई साहब, अब मधुमक्खी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे जाएगी, वहाँ से कलेक्ट करेगी विटामिन को, मिनरल्स को। ये दुनिया में सिंगल फूड, अगर अकेले फूड में अगर सबसे ज़्यादा विटामिन है ना, तो पोलन के अंदर है। आपने देखा है, जब आप किसी आयुर्वेदिक चारे के पास जाएंगे तो आपसे वो कहेगा शहद में लेना इस पाउडर को, है ना, शहद में लेना। क्यों कहता है? क्योंकि भाई साहब वो पोलन, वो न्यूट्रिशन से रिच है, न्यूट्रिशियस है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है? दुनिया भर ने, इंग्लैंड ने बहुत सारी टैबलेट बनाना शुरू की, बहुत सारी सिरप बनाना शुरू किए। पोलन के प्रोडक्ट आप मार्केट में हैं, आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, मेडिकल स्टोर से। तो ये है पोलन सप्लीमेंट। घोड़ों को, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो एथलीट्स, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको उनके कोच पोलन कंजप्शन की सलाह देते हैं, जिनसे कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। मित्रों, आज हम क्या देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट में पोलन टैबलेट्स भरपूर मात्रा में है, सिरप, पाउडर, ये पूरी की पूरे आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? ये है पोलन सप्लीमेंट्स की कहानी, ठीक है मित्रों? हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो,
अब हम एक छोटी सी बात पढ़ लें पॉलन सप्लीमेंट के बाद, लास्ट टॉपिक पॉलन ग्रेन का। और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा, जर्मपोर ये और वो, पॉलन एलर्जी, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक पॉलन ग्रेन का, और वो क्या है, पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है जीवितता, जीवंतता, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, चलो देखो भैया, वायबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक ऐसा समय है, देखो ये पॉलन ग्रेन थे, ठीक है, ये स्टोमा से निकले, ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंचे। तो देखो जो जब ये रिलीज होकर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो पॉलिनेशन से लेके और जब तक ये नीचे तक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बीच तक का जो समय है वो है पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। समझे तुम लोग, पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक का जो समय है वो है पॉलन वायबिलिटी। मतलब वो जीवित कब तक है, वो जीवंतता उसमें कब तक है, ये है पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। तो सुन लेना कहानी को, देखना एनसीईआरटी क्या कहती है। वंस पॉलन सेड, जब पॉलन सेड हो जाते हैं, स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, अपनी ये वायबिलिटी को लूज करने से पहले, जब मरने से पहले फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये है वायबिलिटी, ठीक है। वंस पॉलन सेड पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन करने का है तो अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं, पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल, ऐसा समय जहाँ जब तक पोलन ग्रेन जीवित रहें, इज हाईली वेरिएबल। अलग अलग स्पीच में जो हम अलग अलग टाइम पीरियड देखते हैं कि देखो पोलन ग्रेन रिलीज सेड भी हो गया, स्टिग्मा पे पहुँच गया, लेकिन अगर वो रिसेप्ट नहीं किया स्टिग्मा ने, उस स्टिग्मा ने केमिकल डायलॉग से उसको नहीं लिया, उसको अंदर नहीं लिया, तो मर जाएगा ऊपर ही, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। तो हमें ये हाईली वेरिएबल देखने को मिलता है पॉलन की वायबिलिटी, ठीक है। कई कई बार तो ये टेम्परेचर से भी मर सकता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी से भी अफेक्ट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पॉलन वायबिलिटी के। देखो भैया, कुछ सीरियल्स हैं, जैसे जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलन ग्रेन 30 मिनट के अंदर जब ये रिलीज होते हैं ना, मान के चलिए ये 1 PM पे रिलीज हुए इन प्लांट से, तो दे लूज, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, स्टिग्मा तक पहुँचे, और मान के चलिए 1:30 तक PM तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद, खत्म, ठीक है भैया। अगर स्टिग्मा पे तक पहुँचे, चलो स्टिग्मा पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, अब सुन लेना, अगर स्टिग्मा इनको इंटरेक्ट करने के बाद अंदर ना ले पाए, रिजेक्ट इनको ना, केमिकल डायलॉग इतना स्ट्रांग ना हो, किसी कारणवश से इनको ना ले पाए, फिर नष्ट 31 मिनट पे तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये है वायबिलिटी। तो हमें सीरियल्स में 30 मिनट में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, 30 मिनट तक की उस पोलन की वायबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसी कुछ रोजेसी फैमिली के, लेगुमिनेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, इनमें हमें देखने को मिलता है कि इनमें तो मंथ तक बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें सालों सालों तक पॉलन ग्रेन वायबल रहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आगे का कॉन्सेप्ट है पॉलन स्टोरेज। इस पे क्वेश्चन पूछा क्रायो प्रिजर्वेशन पे, स्टोरेज क्यों किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन कितना, ये इस पे MCQ पूछा नीट में, छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक। तो पॉलन स्टोरेज, देखो भैया, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, हमें एक उच्च गुणवत्ता की क्रॉप चाहिए जो डिजीज़ फ्री हो, और पेड़ अगर कोई प्लांट अगर नष्ट हो गया हो किसी बहुमूल्य प्रीसियस चीज़ को जो उत्पन्न करता हो अपने अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्वालिटीज बहुत हो, वो नष्ट हो गई हो, तो क्यों ना हम उसके पॉलन को स्टोरेज कर लें, क्यों ना उसको प्रिजर्व करके रख लें, ठीक है। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम पॉलन स्टोरेज का ये हेल्प करता है पॉलन को लंबे समय तक जीवित रहना, ठीक है। तो अब सुन लेना तुम लोग ढंग से, इसके लिए पॉलन बैंक्स बनाए गए हैं, जैसे सीड बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, ऐसे ही पॉलन बैंक होते हैं जो पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन को स्टोर क्यों किया, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैसे स्टोर किया, तो आपको एक चमत्कार तो पता है, लिक्विड नाइट्रोजन में कितनी क्षमताएं हैं, चीज़ों को लंबे समय तक जीवंत रखने की क्षमता है उसके अंदर, मरने नहीं देती, इन्फेक्शन नहीं होने देता, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो नहीं पाता लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना।
लेकिन टेम्परेचर मेंटेन किया 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये संभव है कि हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर लें, बहुत सारी स्पीशीज को बहुत सारे सालों तक के लिए हम उसको एक पोलन बैंक में रख लें लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से, जिससे कि हम उसका बाद में यूज़ कर पाएँ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ये है पोलन स्टेरॉइड्स। तो मित्रों हम यहाँ पे कर चुके हैं, पोलन के बारे में पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पोलन के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे।